हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड जय हिंद। तो दोस्तों, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज ही मेरा 5वां क्लास है। ठीक है, इस 5वें क्लास में दोस्तों आज मैं मेनली दो चीज़ के बारे में बताऊंगा, एक इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो एक बार जा करके अवश्य देखें, ताकि आपको जो भी मैं आज की क्लास में पढ़ाऊँगा वो चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर नाम का चीज़ आप लोग पिछले क्लास वगैरह में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जो टर्म है इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो पावर दोस्तों एक्चुअल में होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर जो है वर्क से जुड़ा हुआ चीज़ है। वर्क किस रेट से किया जा रहा है, ठीक है, पर सेकेंड कितना वर्क किया जा रहा है दोस्तों, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T। वर्क किस रेट से किया जा रहा है उसे हम लोग पावर बोलते हैं। जहाँ P हम लोग पावर के लिए यूज कर रहे हैं, W सिंबल हम लोग वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, और T सिंबल हम लोग दोस्तों टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जो वर्क है इसको जूल में मेजर किया जाएगा, टाइम को सेकंड में अगर मेजर किया जाए दोस्तों SI सिस्टम में, तो ये जो पावर है इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट। ठीक है, अगर मैं इसको जूल ले लूँ, सपोज़ कि पावर का वैल्यू आ गया 2, तो 2 में क्या लिखूँ यहाँ पर इसका यूनिट? तो ये दोस्तों वर्क क्या होता है, इसका SI यूनिट जूल होता है, और टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। 2 जूल पर सेकेंड आ गया। और दोस्तों इसको 2 जूल पर सेकेंड न लिख करके हम लोग जब पावर का SI यूनिट लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 वाट। वाट को W से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग WATT वाट। ठीक है, तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। वर्क किस रेट से किया जा रहा है दोस्तों, उसे हम लोग पावर बोलते हैं। और पावर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? वाट होता है। वाट ये थोड़ा छोटा यूनिट है दोस्तों, इसका और भी कुछ यूनिट होता है पावर का, जिसमें हम लोग ये छोटा यूनिट वाट। अच्छा, और एक बात ये है दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि 1 वाट क्या होता है? 1 वाट का मतलब हुआ दोस्तों 1 जूल पर सेकेंड। यहाँ पर 1 वैल्यू कैसे आएगा? अगर हम वर्क का वैल्यू अगर मैं कितना कर दूँ, 1 जूल रख दूँ, और टाइम को कितना रख दूँ, 1 सेकेंड रख दूँ, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 1 वाट। तो 1 वाट का मतलब क्या हुआ? 1 जूल पर सेकेंड जो वर्क अगर किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वाट नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरे टर्म में भी इसे डिफाइन किया जा सकता है इलेक्ट्रिक पावर को। एक्चुअल में दोस्तों हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, जैसे कि बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, इत्यादि जो भी चीज़ें होती है, तो अगर हम लोग फ़ैन को ऑन किए, ठीक है, तो फ़ैन चलने लगता है, यानी हम लोग बोलते हैं दोस्तों फ़ैन वर्क कर रहा है। ठीक है, बल्ब अगर ऑन किए, बल्ब जलने लगा, उससे एक लाइट एमिट हो रहा है, यानी बल्ब भी क्या हो रहा है? वर्क कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअल में ये जो जितना वर्क करता है, जो भी ये वर्क कर रहा है दोस्तों, उतना एनर्जी वो कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये जो पावर को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों हमारे पास, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ना बोल करके हम लोग इस टर्म में भी बोल सकते हैं रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। किस रेट से एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है उसे भी हम लोग पावर बोल सकते हैं। ठीक है, तो पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क या तो फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। वर्क एंड एनर्जी दोनों का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है, और दोनों अमाउंट में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्क एंड एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क क्या कर रहा है? वो उसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो बात क्लियर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क बोला जाए या तो फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। तो 1 वाट के बल्ब का मतलब होता है दोस्तों कि प्रति सेकंड वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 1 जूल का
एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है उस बल्ब के द्वारा। अगर मैं 100 वाट के बल्ब की अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या है, 100 वाट के बल्ब का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि पर सेकंड में उस बल्ब के द्वारा कितना जूल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, 100 जूल का। तो जितना वाट का कोई भी चीज़ है तो उतने ही जूल का वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उतने ही जूल उसके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है प्रति सेकंड में, बशर्ते कि यूनिट किस में होना चाहिए, वाट में होना चाहिए। ठीक है, तो जितना वाट मतलब उतना जूल उसके द्वारा प्रत्येक सेकंड में एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। अगर किसी में वाट लिखा हुआ है किसी का पावर, ठीक है, तो उतना वाट का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि 100 वाट के बल्ब का मतलब क्या होता है। 100 वाट के बल्ब का मतलब होता है दोस्तों कि प्रत्येक सेकंड में उसके द्वारा 100 जूल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा होगा। ठीक है, तो बात क्लियर है। या तो फिर 100 जूल का वर्क किया जा रहा है उसके द्वारा, या 100 जूल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये जो दोस्तों हम लोग जो वाट लिए हैं एक्चुअल में बहुत ही छोटा यूनिट है कि प्रत्येक सेकंड में कितना वर्क किया जा रहा है या कितना एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बिगर यूनिट भी लेते हैं। तो पावर का कुछ बिगर यूनिट हमारे पास होता है दोस्तों, ये तो वाट है, उसी तरह से हमारे पास एक किलो वाट होता है। किलो वाट, इसे हम लोग सिंपली KW लिख देते हैं। तो 1 किलो वाट, किलो का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। उसी तरह से 1 किलो वाट का मतलब अगर बोला जाए दोस्तों 1 किलो वाट मतलब कितना हो जाएगा, 1000 वाट। 1 किलो वाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट। तो ये बात क्लियर है, वाट और किलो वाट दो चीज़। अगर 1 किलोवाट का कोई भी चीज़ है इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रत्येक सेकंड में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा आप लोग सुनते होंगे टर्म दोस्तों कि HP, कोई मशीन खासकर मोटर वगैरह जो होता है उसका जो पावर होता है दोस्तों HP में होता है। HP मतलब हॉर्स पावर होता है, HP मीन्स हॉर्स पावर। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 HP अगर बोला जाए 1 हॉर्स पावर में कितना होता है दोस्तों, तो एक्चुअल में 747.7। ठीक है, तो 1 HP का मतलब कितना होता है 747.7 वाट। तो बात क्लियर है। तो पावर का डेफिनेशन आप लोग क्लियर हो चुका है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर, या तो फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज़ नोन एज पावर। लेकिन आप लोग एनर्जी के टर्म में इसका डेफिनेशन ना लिखें, रेट ऑफ डूइंग वर्क ही लिखें, लेकिन समझने के लिए मैं रेट ऑफ डूइंग एनर्जी ही बता दिया। ठीक है क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क बोले या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी बोले, दोनों सेम चीज़ है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के केस में। और ये किलोवाट क्या होता है इसके बारे में लोग देख चुके हैं। 1 HP इजिकल टू कितना वाट, उसका मतलब होता है, तो इतना वाट का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि प्रत्येक सेकंड में उसके द्वारा इतना जूल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा होगा, या तो फिर इतना जूल का वर्क किया जा रहा होगा। तो जितना वाट मतलब उतना जूल का वर्क किया जा रहा होगा, या तो फिर उतना जूल का एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा होगा उसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन हम लोग देख चुके हैं, पावर का डिफिनीशन, इसका SI यूनिट या तो फिर अदर यूनिट, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और दोस्तों पावर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला के टर्म में आते हैं, क्योंकि आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इस फॉर्म में नहीं पूछा जाए कि 10 जूल का वर्क किया जा रहा है इतने समय में, तो बताइए पावर कितना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप लोग क्वेश्चन दिया रहेगा इतना कि कुछ करंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तब बोलेगा कि पावर कितना कंज्यूम किया जा रहा है या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस इत्यादि चीज़ें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वैसी अवस्था में आप लोग पावर कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों एक्चुअल में पावर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक पावर जो है इसका यूज आप लोग को
आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसका हेल्प पड़ेगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। या तो फिर मैं इससे आगे बताऊँगा कि हमारे घरों में बिजली का जो बिल आता है तो कितना कॉस्ट होगा, क्या होगा, इत्यादि चीज़ें। तो ये सारा चीज़ अगर आपको निकालना है तो उसको सबसे पहले आपको पावर से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, वो सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये इलेक्ट्रिक पावर इसे अच्छा से देखें। तो टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का डिफिनीशन में बता दिया, फॉर्मूला, एसआई यूनिट इत्यादि चीज़ें। तो दोस्तों P = W/T। और ये जो W जो टर्म है दोस्तों, W से रिलेटेड मैं अभी तक एक ही फॉर्मूला बताया। जब मैं स्टार्टिंग में पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता रहा था, उसी समय मैं पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन बताया था, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, पर सेकंड में। तो यहाँ से दोस्तों ये जो W = हो जाएगा, W = कितना हो जाएगा दोस्तों, VT। यहाँ तक तो बात क्लियर है। यानी ये जो W है उसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, VT लिखा जा सकता है। और दोस्तों W से रिलेटेड एक फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब V से रिलेटेड हम लोग क्या फार्मूला एक पढ़े हैं, ओम्स लॉ में आप लोग देख सकते हैं। ओम्स लॉ में V = कितना हम लोग पढ़ चुके हैं, V = I × R, ये फार्मूला। तो ये दोस्तों कि V का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ IR, तो V = I × R, और ये कितना है T, ठीक है। यानी W के जगह पे कितना लिखा जा सकता है दोस्तों, V = IR, ठीक है, IR। तो ये W के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, I तो ये जो चीज़ है यहाँ तक तो V = IR क्लियर है। हम लोग ये फार्मूला पर यूनिट टाइम ना देख करके पर यूनिट चार्ज देखे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा मिस्टेक ना करें। तो V = W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, और V = IR। तो दोस्तों W = कितना हो जाएगा, W = Q × V, W = VQ लिखा जा सकता है, बात क्लियर है। और दोस्तों अब मैं Q के जगह पे कितना लिख सकता हूँ, Q से रिलेटेड आप लोग एक ही, जिस तरह से V से रिलेटेड एक ही फार्मूला अभी तक मैं बताया था, उसी तरह से Q से रिलेटेड आप लोग एक ही फार्मूला अभी तक देखे हैं। और वो क्या है दोस्तों, I = Q/T। जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था उसी समय फार्मूला बताया था, एक ही तो फार्मूला है, I = Q/T। तो Q के जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, IT, Q = IT। यानी W = कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो V है, और Q की जगह पे I × T, यानी W = कितना हो गया दोस्तों, VIT। W = हो गया VIT, और नीचे भी क्या है दोस्तों, T, ठीक है। T मैं काट देता हूँ, तो P = हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, P = V × I। यानी आप लोग को इतना सिंप्लीफाइड तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहेगा, वर्क डन दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, पावर निकालने बोले, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि किसी भी कंडक्टर से I करंट जा रहा है जिसके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है, तो बोले कि पावर कितना होगा, इसके बारे में बोलेगा, ठीक है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं, P = VI वाले फॉर्मूले से, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो पावर से रिलेटेड दोस्तों हमारे पास दो फॉर्मूला आया, ठीक है। तो मैं कैसे फॉर्मूला यहाँ तक पहुँचा है, ये बात क्लियर है आप लोग को।
कैसे लाया, W से रिलेटेड मैं एक फॉर्मूला हमारे पास था V = W डिवाइड बाई Q। यहाँ से मैं क्या लाया दोस्तों, W = कितना आ गया VQ, और Q के जगह पे मैं कितना पुट कर दिया, IT पुट कर दिया, VIT, यानी W = कितना हो गया VIT। VIT आप लोग डालिए यहाँ पर, TT कैंसिल हो जाएगा, P = VI फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो पावर से रिलेटेड हमारे पास पहला फार्मूला आया P = VI। अब दोस्तों मैं इसमें और दो फार्मूला डिराइव करूँगा। पहला फार्मूला तो ये वो होगा जिसमें मैं V का वैल्यू पुट करूँगा ओम्स लॉ के हिसाब से, और दूसरा फार्मूला वो होगा जिसमें मैं ये करंट का वैल्यू पुट करूँगा, I का वैल्यू पुट करूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले V का वैल्यू पुट करता हूँ। दोस्तों हम लोग एक फार्मूला पढ़े ओम्स लॉ से रिलेटेड, V = IR। V = कितना पढ़े फार्मूला, I × R। मैं पुट करता हूँ V के जगह पे IR। सिंस V = IR, देयरफॉर P = कितना हो जाएगा, IR × और एक I है यहाँ पे, यानी P = कितना हो गया दोस्तों, I² R। तो ये हमारे पास पावर से रिलेटेड दूसरा फार्मूला, कि अगर करंट दिया हुआ हो, रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं उस अप्लायंस का। ठीक है, करंट दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ। अब अगला फार्मूला दोस्तों मैं करंट का वैल्यू पुट करके चलता हूँ। V = IR तो क्लियर है, यहाँ से I का वैल्यू कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई R। I का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, V डिवाइड बाई R। ठीक है, तो ये मैं पहला फार्मूला लिया, इसको लेकर के अगर मैं यहाँ से V का वैल्यू डाला तो पहला फार्मूला क्या आया, एक फार्मूला हमारे पास ये आया, और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ कि I के जगह पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। हमारे पास ओम्स लॉ के अनुसार ही दोनों वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। I = कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से V डिवाइड बाई R। तो ये जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, V = V, और I के जगह पे कितना वैल्यू पुट कर रहा हूँ, I के जगह पे V डिवाइड बाई R। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं P = कितना आ जाता है, V डिवाइड बाई R। दोस्तों ये तीनों फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं, ये तो डिफिनीशन ही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर का तो फार्मूला भी बन जाता है P = W/T। लेकिन हमारे पास और एक्स्ट्रा 3 फार्मूला हुआ, P = VI, P = I² R एंड P = V²/R। यानी पावर निकालने के लिए क्या क्या चीज़ दिया होना चाहिए, अगर V एंड I दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अगर करंट एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो पावर निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस दिया हो तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। बात क्लियर है, तो पावर वाला चीज़ क्लियर है। ये सारा फार्मूला आप लोग तीनों का तीनों नोट डाउन कर लें, ताकि आगे मैं जब न्यूमेरिकल का क्लास लूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास में न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, तो आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग ये सब फार्मूला को अच्छे तरह से देख लें। ठीक है, नोट डाउन कर लें और याद भी कर लें साथ में। P = VI, P = I² R एंड P = V² डिवाइड बाई R। ठीक है, पहला P = VI, P = I² R एंड थर्ड P = V² डिवाइड बाई R। ठीक है, ये रहा पावर से रिलेटेड। अब मैं दोस्तों आता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर सिंपली अगर निकालना हो तो ये जो वर्क डन मैं यहाँ पे लिया हूँ दोस्तों, तो ये जो पावर को मैं डिफाइन किया था, रेट ऑफ डूइंग वर्क या तो फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, यानी W को W क्या है, एक तरह का एनर्जी ही है। ठीक है, यानी यहाँ से मैं W का वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, तो W = कितना आता है, P × T, और ये जो W है दोस्तों उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E = P × T। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाता है।
तो हमारे पास फॉर्मूला आया E इजिकल टू P इंटू टी। यानी आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमें पावर निकालने अगर आ गया है तो हम लोग एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। E इजिकल टू पी टी। अगर एनर्जी है दोस्तों तो जाहिर सी बात है हम लोग इसे किस में मेजर करेंगे, जूल में मेजरमेंट करेंगे। लेकिन ये जो जूल वाला जो चीज़ है दोस्तों, ये बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। जूल जो यूनिट है हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस केस में जूल बहुत ही छोटा एनर्जी है, इसलिए इसके जगह पहला अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, इसका एसआई यूनिट तो क्या होगा, जूल होगा। लेकिन कुछ अदर यूनिट का अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अदर यूनिट्स, अगर बिगर यूनिट्स का बात करूंगा तो इसमें आ जाएगा दोस्तों वाट आवर, इसे हम लोग WH लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा किलो वाट आवर, जिसे हम लोग KWH लिखेंगे, ठीक है। तो मैं बोला कि अगर ये एनर्जी है तो इसको जाहिर सी बात है एसआई में हम लोग क्या लिखेंगे, एसआई सिस्टम में जूल लिखेंगे। अब मैं आता हूँ दोस्तों वाट आवर। वाट आवर होता क्या है, तो 1 वाट का चीज़ का 1 वाट का मतलब तो मैं बताया था कि पर सेकेंड, अगर 1 वाट मतलब पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा होगा। तो अगर मान लीजिए एनर्जी अगर लिखा हुआ दोस्तों 2 वाट आवर, 2 वाट आवर का मतलब क्या होगा, 2 वाट आवर का मतलब ये होगा दोस्तों कि 2 वाट के किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर 1 घंटे तक चलाया जाए, ठीक है, 2 वाट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर 1 घंटे तक चलाया जाए तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो कि ये जो वाट जो टर्म लिखा हुआ है दोस्तों ना, ये पावर में यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वाट आवर हो या किलो वाट आवर हो, एक्चुअल में किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो वाट एंड वाट आवर में आप लोग ये कंफ्यूज ना हो, वाट एक्चुअल में पावर का यूनिट है और वाट आवर एंड किलो वाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं बोल रहा था कि 1 वाट आवर, 1 वाट आवर का डिफिनीशन क्या है दोस्तों, कि अगर 1 वाट, 1 वाट के किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर 1 घंटे तक यूज किया जाए तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। 1 वाट आवर, 1 वाट आवर, 1 वाट आवर का डिफिनीशन में बताया कि अगर 1 वाट के किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 घंटे तक अगर चलाया जाए तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसे मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कितना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। 1 वाट का चीज़ मतलब 1 सेकेंड में कितना जूल, 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम होगा। 1 वाट का मतलब 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 जूल। लेकिन उसी चीज़ को दोस्तों 1 सेकेंड में नहीं बल्कि 1 घंटे तक यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में बोला 1 जूल, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 3600 जूल आप लोग बोल सकते हैं। 1 वाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए दोस्तों तो कितना जूल आता है, 3600 जूल आता है, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाता है दोस्तों, चाहे वाट आवर हो या किलो वाट आवर हो, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और ये कन्फ्यूजन में न रहे कि जो वाट आवर है ये पावर का यूनिट है। पावर का यूनिट ये नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में एनर्जी का यूनिट है, चाहे वाट आवर हो या किलो वाट आवर हो। अगर आपको अगर सिंपली जूल में दिया हो तो जूल आप तो समझ जाते कि वो एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आता है वाट आवर एंड किलो वाट आवर तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये पावर का यूनिट है या तो फिर एनर्जी का यूनिट है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पावर का जो यूनिट होता है दोस्तों वाट या वाट आवर होता है, ठीक है। वाट या तो फिर किलो वाट होता है। पहले मैं बताया था
पावर का जो यूनिट होता है वाट या तो फिर किलोवाट होता है या तो फिर एचपी होता है, इस तरह का लिख सकता है, वाट, किलोवाट एंड एचपी। लेकिन जहाँ टाइम वाला जो चीज़ दे दिया दोस्तों ना, एनर्जी का जो फॉर्मूला इसमें क्या है, पावर इनटू टाइम। वाट के बाद क्या आएगा, टाइम आएगा, यानी वाट आवर या तो फिर किलोवाट आवर। यहाँ पर पावर किस में लिया है, किलोवाट, एंड टाइम आवर में लिया है। तो ये एनर्जी का यूनिट है, ये सब बिगर यूनिट है। ऐसा यूनिट अगर बोला जाए तो क्या है, जूल है। तो 1 वाट आवर का मतलब मैं बता दिया कितना होता है। अगर 1 वाट के किसी अप्लायंस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 घंटे तक अगर यूज किया जाए तो जितना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, 1 वाट आवर। और उसी तरह से 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, तो ये जो 1 किलो वाट आवर है दोस्तों, 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या हुआ, 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट। 1000 वाट के किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 घंटे तक यूज किया जा रहा है। 1 वाट आवर मीन्स 1 वाट के किसी अप्लायंस को 1 घंटे तक यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर का मतलब 1 किलो वाट के किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 घंटे तक यूज किया जाए तो कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ 1 किलो वाट आवर का वैल्यू जूल में निकालता हूँ कितना आता है। ठीक है, तो 1 किलो वाट का मतलब क्या हुआ, 1 किलो वाट मीन्स 1000 वाट, और 1000 वाट का मतलब क्या होता है, मैं इसको भी पहले बताता था, जितना वाट मतलब उतना जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है प्रत्येक सेकेंड। 1000 वाट अगर कोई भी चीज़ है, 1000 ये मैं लिखा क्लियर है ना, 1 किलो वाट को मैं कितना लिख दिया, 1000 वाट एंड 1 आवर। 1000 वाट का मतलब होता है दोस्तों कि वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है 1 घंटे में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, और सॉरी 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 1 घंटे में कितना, अगर 1 सेकंड में 1000 जूल तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है दोस्तों, 3600 सेकंड। अगर 1 सेकंड में इतना जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो 3600 सेकंड में कितना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 में कितना जीरो आ जाएगा, 50। ठीक है, आप इसको 10 के पावर के रूप में लिख दें, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। 1 किलो वाट आवर को हम लोग अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो 1 किलो वाट का मतलब कितना हो जाता है, 1000 वाट, एंड 1 आवर मीन्स कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाता है 50, अच्छा ये माइनस में नहीं होगा, ये पॉजिटिव पावर में होगा। ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो बात क्लियर है कि 1 किलो वाट आवर अगर पूछा जाए दोस्तों तो कितना होता है वो जूल में, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और ये वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि जब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कितना कॉस्ट आता है हमारे घर का, जो बिजली का बिल होता है, ये सब जब कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें इसका यूज आता है। ठीक है, क्यों यूज आता है दोस्तों, एक्चुअल में ये जो हमारा ये जो किलो वाट आवर है दोस्तों, इसे हम लोग कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो 1 किलो वाट आवर है दोस्तों, 1 किलो वाट आवर क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा जो 1 यूनिट या 2 यूनिट जो मीटर का जो रीडिंग आता है बिजली का, वो एक्चुअल में क्या आता है, 1 किलो वाट आवर का वैल्यू होता है कि कितना किलो वाट आवर बिजली का एनर्जी कंज्यूम हुआ, उसे हम लोग कितना बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर। ठीक है, 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जितना किलो वाट आवर मीन्स उतना यूनिट। तो सबसे पहले मैं पढ़ा है पावर के बारे में। ठीक है, पावर के बाद में क्या क्या पढ़ा है दोस्तों, एनर्जी। एनर्जी में पावर का यूज होता है, इसलिए पावर कैलकुलेशन तो आप लोग को पता होना ही चाहिए कि पावर कैसे निकलता है। उसके बाद ही आप उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आएगा। ठीक है, तभी आप ये निकाल पाएँ कि हमारे घर में जो बिजली का बिल आ रहा है कितना यूनिट आ रहा है। ठीक है,
और उस यूनिट को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बिल आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अगर लेता हूँ यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, एक रेडियो का सेट है 60 वाट का है। 60 वाट दिया है, मतलब क्या है, पावर इज इक्वल टू 60 वाट, ठीक है। और रन्स फॉर 50 आवर्स, कितने समय के लिए चलाया जा रहा है, 50 घंटे के लिए चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अच्छा, ये कॉस्ट के लिए नहीं है, ये एनर्जी कितना कंज्यूम होगा सिंपली। तो E इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों, P इंटू टी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर किस में लाना चाहते हैं, जूल में लाना चाहते हैं या वाट आवर में लाना चाहते हैं, किलो वाट आवर में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा आप जूल में ही ले लाएं, या तो फिर किलो वाट आवर में भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू थोड़ा सा छोटा आएगा। तो दोस्तों पावर हमारे पास कितना है, 60 वाट। 60 वाट को मैं ऐसा करता हूँ, किलो वाट में कन्वर्ट करता हूँ। 60 वाट को अगर किलो वाट में आप कन्वर्ट करते हैं तो उसे आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो 60 को वाट का अगर हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो उसे क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। और टाइम हमारे पास कितना है, 50 आवर, ठीक है, 50। तो ये दोस्तों किलो वाट में आ गया, ये वाला जो यूनिट है इसका, ये किलो वाट, और टाइम किस में आ रहा है दोस्तों, 50 आवर। तो आंसर किस में आ जाएगा, किलो वाट आवर, ठीक है। इसे मैं डिवाइड करता हूँ, 30 डिवाइड बाई 10, मतलब आंसर कितना आ गया, 3 किलो वाट आवर 3 किलो वाट आवर, ठीक है। चाहे तो आप इसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 कर दीजिए। वो जब मैं वैल्यू निकाला था 1 किलो वाट आवर का जो वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर किलो वाट आवर में दिया हुआ हो तो ये बात क्लियर है। तो मैं न्यूमेरिकल के ऊपर आज उतना फोकस नहीं करूँगा, मैं और एक क्लास लूँगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल को बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड मैं लेता हूँ क्वेश्चन। मेरे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट। एक रेफ्रिजरेटर है दोस्तों, इसका पावर का जो रेटिंग है P इज इक्वल टू 350 वाट दिया हुआ, ठीक है। ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स ए डे, टाइम 10 आवर्स ए डे। प्रत्येक दिन कितने घंटे तक उससे ऑपरेट किया जाता है, 10 घंटे तक ऑपरेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। अच्छा, तो टाइम में कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटू 30 भी हो जाएगा। प्रत्येक दिन कितने घंटे तक चलाया जाता है, 10 घंटे तक। टोटल कितने दिन तक चलाया जा रहा है, 30 दिन तक, यानी इतना घंटा हमारे पास टाइम हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक दिन 10 घंटे तक चलाया जाता है और उसे कितने दिन तक चलाया जाता है, महीना के 30 दिन तक चलाया जाता है। हमारे पास कॉस्ट का जो रेट है दोस्तों, पर यूनिट का जो रेट है 3.40, कॉस्ट जो दिया हुआ है 3.40 पर यूनिट। तो महीना के अंत में जो है रेफ्रिजरेटर का जो बिल है कितना आएगा, ठीक है। हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जो 350 वाट का है, उसे प्रत्येक दिन 10 घंटे तक चलाया जाता है और 30 दिन तक अगर उसको चलाया जाए 10 घंटे के लिए दोस्तों, तो महीना के जो अंत है, अंत में कितना बिजली का बिल आएगा, सवाल ये, ठीक है। तो उसके लिए बिजली का बिल आने के लिए दोस्तों हमें क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी कितना कंज्यूम किया जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है।
बिजली का बिल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कितना किलोवाट आवर एनर्जी का कंज्यूम किया जा रहा है उस रेफ्रिजरेटर के द्वारा। तो E इजिकल टू फॉर्मूला हमारे पास होता है दोस्तों P इंटू टी। लेकिन ध्यान रहे जो 1 यूनिट होता है दोस्तों, या तो फिर जितना भी यूनिट होता है वो किलोवाट आवर में उसका हम लोग लेंगे, ठीक है। यानी पावर को किस में लेना पड़ेगा, किलोवाट में, और टाइम को किस में लेना पड़ेगा दोस्तों, आवर में लेना पड़ेगा। तो पावर कितना, वाट में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, किलोवाट में कन्वर्ट करूँगा। 350 डिवाइड बाई 1000 अगर मैं कर दूँ इसे तो किलोवाट में आ जाएगा। और टाइम कितना घंटा है दोस्तों, 300 आवर्स। बात क्लियर है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी आंसर आ जाता है दोस्तों 35 किलोवाट आवर। या तो फिर आप इसे जितना किलोवाट आवर आया दोस्तों उसे आप लोग उतना यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। मीटर का जो रीडिंग आएगा कितने यूनिट का आएगा दोस्तों, 35 यूनिट का आएगा। और एक यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ 3.4, तो कॉस्ट जो आ जाएगा दोस्तों हमारे पास टोटल मंथ का रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। तो एक यूनिट का कॉस्ट है 3.40, तो इतना यूनिट का कितना कॉस्ट होगा, इंटू 35 कर दीजिए आप, ठीक है। तो बात एक ही है कि अगर आप पावर कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों तो आपको जो बिजली का जो बिल आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, वो सारा चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग पावर का जो भी 2-3 फार्मूला में बताया था उसे आप लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करें, या तो फिर मैं भी बताऊंगा। अब मैं आता हूँ दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का कुछ इफेक्ट होता है, जैसे हीटिंग इफेक्ट हो गया, या तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, किसी भी चीज़ से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो केमिकल रिएक्शन होने लगता है, तो ये सारा इफेक्ट डालता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी कंडक्टर से करंट पास कराते हैं तो क्या होता है, अगर बैटरी से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करने लगता है दोस्तों, इधर मूव करने लगता है। और ये मूव करने के क्रम में इसके रास्ते में कुछ कैटायन पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन, जिसके साथ वो कोलाइड करता है। तो दोस्तों जब भी कोलिजन होता है तो एक हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दो चीज़ को हम जोर से अगर टक्कर मारे तो यहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर दो गाड़ी अगर आपस में बहुत हाई स्पीड से अगर टकरा जाए तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आग लगने का संभावना हो जाता है। अगर एरोप्लेन क्रैश करता है तो क्या होता है, आग लग जाता है, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। उस स्पीड से अगर कोई भी चीज़ टकराए तो क्या हो जाएगा, आग, इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि वो आग लग जाएगा उसमें। तो बात यही है कि जब इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगा वहाँ पे। अगर हीट प्रोड्यूस होगा दोस्तों तो ये क्या होगा, ये जो कंडक्टर है ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दो, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो आपस में कैटायन के साथ क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो इस कोलाइड करने के क्रम में दोस्तों होता क्या है कि एक हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, इसे ही हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के ही वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बात क्लियर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, डेफिनेशन क्लियर है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोग समझ चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर मुझे मेजर करना हो कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा तो मैं कैसे मेजर करूंगा। तो दोस्तों हीट जो है, हीट जो वर्ड है ये कुछ और नहीं, ये एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है, ठीक है।
हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है दोस्तों, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। उसमें हीट भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो हीट अगर निकालने बोला जाए दोस्तों, तो एक्चुअल में हम लोग क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। जितना एनर्जी का लॉस कर रहा है वही चीज़ क्या हो रहा है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बात क्लियर है? तो दोस्तों अगर मुझे हीट निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो एनर्जी से रिलेटेड अगर फॉर्मूला अगर हमारे पास दिया जाए हीट एनर्जी, तो दोस्तों हम लोग एक पढ़े थे V=W/Q। इसी फार्मूला से तो हम लोग बेसिक जो फार्मूला है इसी से तो आगे का फार्मूला डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से W कितना हो जाएगा? VQ। W को मैं E भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्क और एनर्जी क्या होता है? दोनों सेम चीज़ होता है। अब मैं दोनों का वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, V का भी और Q का भी, ठीक है। V कितना होता है दोस्तों? I/R। और Q कितना होगा? जैसे कि मैं फार्मूला बताया था, I करंट चार्ज पर यूनिट टाइम जो पास कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो I का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, Q का वैल्यू आ जाएगा I/T और V का वैल्यू कितना? IR। तो मैं ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो E जो फार्मूला आएगा दोस्तों, V I/R/Q I/T। तो हमारे पास जो E का जो फार्मूला आ जाएगा, E=I²RT। तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा किसी भी कंडक्टर पे बोले या रेजिस्टर पे बोले तो कितना प्रोड्यूस होगा दोस्तों? I²/RT। अब इसे मैं ऊपर लिखता हूँ E=I²RT, या तो फिर यहीं पे लिखता हूँ। अब देखने वाली बात है दोस्तों, ये जो हीट एनर्जी है इसे E न लिख करके मैं हीट एनर्जी को H भी लिख सकता हूँ, इसे समझने में आसानी होगा, ठीक है। H तो देखने वाली बात ये है दोस्तों, ये जो हमारा जो हीट एनर्जी है ये करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी अगर करंट को हम जिस रेट से बढ़ाएंगे, तो सपोज़ कि मैं इसमें 2 एम्पियर का करंट पहले फ्लो करा रहा था, कुछ इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब मैं 2 के जगह पे 3 एम्पियर कर दूं या 4 एम्पियर कर दूं तो हीट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं करंट अगर इसमें बढ़ाता हूं दोस्तों, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन किस रेट से बढ़ेगा? स्क्वायर के रेट से बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं हीट को डबल कर देता हूँ, अगर मैं करंट को डबल कर देता हूँ दोस्तों, तो हीट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं करंट को कितना कर दूँ? 2I कर दूँ तो हीट कितना हो जाएगा? H प्रोपोर्शनल का ही साइन लेता हूँ तो 2I का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4I स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं करंट को डबल करता हूँ तो हीट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं करंट को ट्रिपल कर देता हूँ तो हीट कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही दोस्तों अगर मैं करंट को हाफ़ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं हाफ़ करता हूँ करंट को तो हीट कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यही बात है, क्योंकि स्क्वायर के रेट से घटेगा भी, तो स्क्वायर वाला 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा? 1/4 आएगा, ठीक है। तो हीट और करंट में किस तरह का रिलेशन होता है? हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ये बात आप लोग क्लियर है। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों, दूसरा यहाँ पर हीट किससे रिलेटेड होता है? हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट जो प्रोड्यूस होगा, अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा कंडक्टर लेता हूँ तो इस पर आप देखेंगे कि इस पर कम हीट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका रेजिस्टेंस को बढ़ा दूँ तो इसका हीट क्या हो जाएगा? अब इस पर ज़्यादा हो जाएगा। हीट का सिंपल मीनिंग आप लोग कोलिजन से ले सकते हैं। कोलिजन रेजिस्टेंस जब मैं पढ़ा रहा था तो ज़्यादा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि उसमें कोलिजन ज़्यादा होता है। अगर कोलिजन ज़्यादा होगा तो हीट क्या होगा? ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो हीट मतलब जितना ज़्यादा कोलिजन उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा अगर रखा जाए दोस्तों तो हीट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं तो हीट भी डबल, रेजिस्टेंस को ट्रिपल करूं तो हीट भी ट्रिपल होगा। लेकिन करंट के केस में वैसा नहीं है। अगर करंट को मैं डबल करूं
तो हीट 4 टाइम्स, करंट को मैं ट्रिपल करूँ तो हीट क्या होगा 9 टाइम्स होगा। और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जितना समय के लिए मैं किसी भी इक्विपमेंट को चलाता हूँ, सपोज कि हीटर ही है, तो मैं जितना टाइम के लिए चलाऊंगा उतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो हीट एनर्जी के रूप में आप लोग देख लिए हीट एनर्जी का फॉर्मूला, और हीट एनर्जी जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है इसके बारे में हम लोग देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का चीज़ आप लोगों को क्लियर है। और दोस्तों अब मैं कुछ ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसका कुछ एप्लीकेशन के बारे में आता हूँ। ये जो दोस्तों हीटिंग इफेक्ट है इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। हीट क्या है? हीट किससे जनरेट हो रहा है? रेजिस्टेंस से जनरेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? कोलिजन, इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायन के बीच में जो कोलिजन हो रहा है दोस्तों, उसे हीट जनरेट हो रहा है। दोस्तों हमारा जो पावर हाउस है वहाँ से अगर हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी अगर पहुँचता है वायर के थ्रू, तो होता क्या है, उसे वायर में अपने रास्ते में क्या होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इस रेजिस्टेंस का सामना करने के दौरान दोस्तों उसमें हीट का बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। यानी जितना एनर्जी का सप्लाई हमारे पावर हाउस से हमारे घर तक हो रहा है दोस्तों, हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते वो एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस होकर के थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। यानी जितना सप्लाई कर रहा है उतना एनर्जी हमारे घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो बात क्लियर है? हीटिंग इफेक्ट का ये लॉस मैं बताया। ये इलेक्ट्रिसिटी के केस में, और भी जगह हीटिंग इफेक्ट का लॉस होता है। गाड़ी मैकेनिकल चीज़ों में भी होता है दोस्तों, फ्रिक्शन के रूप में हीट आता है फ्रिक्शन से, तो उससे भी लॉस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस, एनर्जी का लॉस, हीटिंग इफेक्ट। लेकिन वहीं दूसरी ओर दोस्तों हीटिंग इफेक्ट का हमारे लाइफ में कुछ फ़ायदा भी है, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, इसे हम लोग नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही हम लोग आज घरों में देख सकते हैं कि आयरन यूज करते हैं, ठीक है। अगर हीट जनरेट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग आयरन कैसे यूज़ कर सकते थे, ये वाटर हीटर कैसे यूज कर सकते थे, गीजर वगैरह, ठीक है। या तो फिर रूम हीटर का यूज हम लोग कैसे कर सकते थे, आप लोग सोच सकते हैं। तो इतना ज़्यादा यूज है हीटिंग इफेक्ट का। तो मैं इतना चीज़ बताया हीटिंग इफेक्ट का यूज आयरन के रूप में। तो ये जो दोस्तों ये मेनली जो आयरन वगैरह जो चीज़ है हमारे घरों में जो यूज होता है, उसमें क्या होता है कि एक हाई रेजिस्टेंस का कॉइल होता है, ठीक है। आयरन में क्या होता है, आयरन हो या हीटर हो, रूम हीटर हो, उसमें क्या होता है, एक नाइक्रोम नाम का एक मिक्स धातु, एलॉय जिसको बोलते हैं, नाइक्रोम का एलॉय होता है, उसका एक कॉइल होता है। और नाइक्रोम का खासियत ये है दोस्तों कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला बताया कि रेजिस्टेंस हाई मतलब हीट भी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि उससे जब करंट पास किया जाएगा तो एक बहुत ही हाई मात्रा में हीट जनरेट होगा। और ये जो नाइक्रोम का जो खासियत ये है कि हीट तो ज़्यादा जनरेट करेगा ही करेगा, साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। क्योंकि हीट जब ज़्यादा जनरेट करेगा तो ऐसा ना हो कि खुद के ही हीट से वो मेल्ट कर जाए, ठीक है। इसलिए मेल्ट ना हो, इसके लिए उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। इसलिए हम लोग लंबे समय तक आयरन का यूज कर सकते हैं, रूम हीटर हो या फिर वाटर हीटर हो, इस सब चीज़ का लंबे समय तक यूज करते हैं, फिर भी देखते हैं कि वो मेल्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जो ये जो नाइक्रोम का क्या खासियत मैं बोला कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। और नाइक्रोम का यूज मेनली किस में होता है दोस्तों, हमारा जो क्या जो आयरन है, रूम हीटर है, या तो फिर वाटर हीटर है, गीजर है, ठीक है। इसमें किसका यूज़ होता है, नाइक्रोम नाम का एक मिश्र धातु होता है जिसे हम लोग एलॉय बोलते हैं, उसका ही यूज होता है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों बल्ब जो हम लोग देखते हैं, बल्ब जो जल रहा है, इसका एक फिलामेंट होता है दोस्तों बल्ब के अंदर, जो कि सपोज कि ये हमारे पास बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिलामेंट है, और ये जो फिलामेंट है दोस्तों, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है।
और ये टंगस्टन का खासियत ये होता है दोस्तों कि इसका भी रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। टंगस्टन का क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। और जब इसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा दोस्तों, तो टंगस्टन हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हीट होगा, और इतना हीट होगा तो क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा, वाइट चमकने लगेगा, ठीक है। और यही कारण है, उसी चमक से हम लोग क्या मिलता है, रोशनी मिलता है। और ये जो हाई जो हीट है दोस्तों, उस अपने ही हीट से बर्न ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर का जो ऑक्सीजन है, जो बल्ब के अंदर का जो ऑक्सीजन है दोस्तों, उसे हम लोग निकाल देते हैं और उसके अंदर एक इनर्ट गैस भर देते हैं। इनर्ट गैस मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या क्या भर सकते हैं, जनरली जो इसमें भरा जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ऑर्गन होता है या तो फिर नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, या तो फिर दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो आप लोग ये टंगस्टन का खासियत देख लिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। और जो बल्ब के अंदर जो गैस होता है दोस्तों, ऑर्गन हो सकता है, या तो फिर नाइट्रोजन हो सकता है, या तो फिर दोनों का मिक्सचर हो सकता है। और ये गैस भरने की खासियत क्या है कि इनर्ट होता है, इसको किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होना देता है, और साथ में इसको बर्निंग से बचाता है, जलने से बचाता है। अगर ऑक्सीजन होता तो फिलामेंट क्या होता है, जल जाता, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हीटिंग इफेक्ट का ये हम लोग फ़ायदा देख रहे हैं, बल्ब के बारे में देख लिए, आयरन वगैरह के बारे में देख लिए। अब मैं आता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्यूज दोस्तों इस तरह का एक डिवाइस होता है, ये ट्यूब शेप में है, जिसमें दोनों साइड क्या है, कैप लगा हुआ है, और इसके बीच में दोस्तों एक वायर होता है, बहुत ही पतला वायर होता है, ठीक है, कॉपर वायर होता है, एल्युमिनियम प्लेटेड कॉपर वायर, ठीक है। कौन सा वायर होता है, एल्युमिनियम प्लेटेड कॉपर वायर, एक ऐसा कॉपर वायर जिसमें एल्युमिनियम का एक लेयर चढ़ा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूज वायर। ये क्या है, फ्यूज वायर। तो एल्युमिनियम प्लेटेड कॉपर वायर, और चूंकि दोस्तों ये बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थीन होता है, और थीन होने कोई भी चीज़ अगर पतला होगा तो होगा क्या, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस में पढ़ा रहा था उसी समय बताया था, किसी भी चीज़ का अगर थिकनेस अगर घट जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसका मोटाई अगर घटा दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि क्योंकि ये बहुत ही थीन बनाया गया है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। और साथ ही ये जो कॉपर एल्युमिनियम प्लेटेड जो कॉपर वायर है दोस्तों, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो होता है। अभी तक हम लोग जो देखे, चाहे बल्ब के केस में देखे, जो टंगस्टन जो होता है, या तो फिर नाइक्रोम का जो एलॉय होता है दोस्तों, उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था, ज़्यादा होता था। लेकिन ये जो कॉपर एल्युमिनियम प्लेटेड कॉपर वायर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और इसमें होगा क्या दोस्तों, अगर इसमें एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर करंट का सप्लाई अगर बढ़ जाता है, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर इससे होकर जाने वाले करंट का जो अमाउंट है अगर वो बढ़ जाता है दोस्तों, तो वैसे केस में क्या होता है, ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगेगा। क्योंकि हम लोग हीट का जो ये देखें रिलेशन, अगर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट भी बढ़ेगा। और ये जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा दोस्तों, तो अपने ही हीट के द्वारा क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। वैसे केस में अगर ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने से क्या होगा, ये सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट ब्रेक होने से दोस्तों करंट इस छोर से इस छोर में नहीं आ पाएगा। तो ये जो दोस्तों फ्यूज वायर है, ये फ्यूज वायर हमारे घरों में लगा होता है। हमारे घरों का जो मेन जो सर्किट होता है, जहाँ से करंट हमारे घरों में इंटर होता है, वहीं पे फ्यूज लगाया हुआ होता है। और फ्यूज का खासियत ये होता है दोस्तों कि अगर करंट का वैल्यू अगर बाई चांस अगर बढ़ जाता है, करंट सप्लाई अगर हमारे घरों में बढ़ जाता है, तो हम करंट सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, करंट सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि हमारे घर में जो वायरिंग है दोस्तों, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए। और शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है, घर में आग लग सकता है। या तो फिर बहुत सारे हमारे घर में जो इक्विपमेंट होते हैं, फ्रिज होते हैं, बहुत सारे फ्रिज हो गए, टीवी हो गया, कूलर
हो गया, ठीक है। वो सारा चीज़ क्या होता है, हो सकता है डैमेज हो सकता है। इस डैमेज से बचाने के लिए दोस्तों, इस डैमेज से बचाने के लिए ही हमारे घरों में क्या लगता है, फ्यूज वायर लगाया जाता है। सबसे जो मेन जो जहाँ से जो कनेक्शन जो इंटर होता है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, वहीं पे इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही करंट का वैल्यू बढ़ेगा, इसका खासियत ये होता है जैसे ही करंट का वैल्यू एक सर्टेन लिमिट के बाद बढ़ेगा दोस्तों, ये फ्यूज वायर क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाएगा। बंद होने से हमारे घर में जो शॉर्ट सर्किटिंग होने का जो संभावना था, उससे हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। या तो फिर जो डैमेज हो सकते थे, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फ़ैन है, कूलर है, टीवी है, इत्यादि चीज़ डैमेज होने से बच जाते हैं इसके ब्रेक होने से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ही रुक जाता है दोस्तों, ये डैमेज होता है, ठीक है। क्योंकि घर में जो करंट जो इंटर होता है दोस्तों, तो इसी के थ्रू पास होकर के इंटर होता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इंटर ही नहीं कर पाएगा। तो फिर से एक नया फ्यूज वायर हमको मार्केट से ला करके फिर से लगाना होगा, फिर से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंच पाएगा दोस्तों। लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया। अभी जो हमारे घर में जो यूज होता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं MCB। अभी हमारे घरों में कौन सा चीज़ यूज होता है, MCB यूज होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में दोस्तों एक इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। करंट अगर किसी भी चीज़ से फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी डालता है। और मैग्नेटिक अगर वही चीज़ अगर ज़्यादा फ्लो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला में दोस्तों ये होता है कि अगर करंट का वैल्यू एक सर्टेन लिमिट से अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट का जो वैल्यू है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और बढ़ने की वजह से दोस्तों वो जो MCB जो है नीचे की ओर गिर जाएगा, ठीक है। और उस तरह से गिर जाने से क्या होता है कि मेन सर्किट से कनेक्शन क्या होता है, कट जाता है। फिर से आप उसको इस तरह से कीजिए तो फिर कनेक्शन। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार मार्केट से फ्यूज वायर लेकर के आना नहीं पड़ेगा, ये एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये सारा चीज़ मैं बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड अभी तक मैं सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। बस बचा है तो कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में अगले क्लास में बताऊँगा, ताकि आप लोगों को चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट न रहे। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, NCERT या तो फिर कोई बुक का आप दे सकते हैं कि इस बुक का कौन सा क्वेश्चन, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।